हम कहते हैं अल्फाबेट या हिंदी वर्णमाला। ये जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, इस वर्णमाला के क्रम में हमारे आ से ज्ञ तक के वर्ण होते हैं। इन आ से लेकर ज्ञ तक के वर्णों में एक व्याख्या होती है स्वर की और दूसरी होती है व्यंजन की। अब हम पढ़ते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं बेटा। इनमें इनके उच्चारण में किसी बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। और इस प्रकार उच्चारण स्वतंत्र होने के क्रम में हम ये कह सकते हैं इनमें किसी बाहरी तथ्यों की या बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या इनमें अवरोध नहीं होता है, इनमें अवरोध नहीं होता है। और हमारी हिंदी अवरोध रहित होते, हम ये कह सकते हैं ये अवरोध रहित होते हैं। और इनकी संख्या हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। और 11 हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे हिंदी में आ से लेकर जो हम आ ई बड़ा छोटा छोटी बड़ी पढ़ते हैं, ये ओ से लेकर औ तक ये हमारे 11 वर्ण होते हैं। अभी हमारे बीच में ये समझ आता है सर कि जो आपने कहते हैं अन और आ, हिंदी व्याकरण में अन और आ को स्वर से अलग रखा गया है और इनके लिए अनुनासिक और विसर्ग का नाम दिया गया है। अनुनासिक और विसर्ग का नाम दिया गया है। ये जो हमारे आ से अ तक के 11 स्वर हैं, इन स्वरों के क्रम में हमें कहते हैं स्वर के जो हमारे प्रकार हैं। ये स्वर के प्रकार में अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमको पहले की कक्षाओं में पढ़ाया गया, जैसे कहते हैं छोटा आ और बड़ा आ, तो हमारे पास इसी प्रकार 2 स्वर होते हैं। एक को ह्रस्व कहा जाता है, ह्रस्व स्वर, और जो ह्रस्व स्वर है एक प्रकार से लघु स्वर भी होता है। और दूसरा जो हमारा होता है, ये पहला खंड है। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ह्रस्व एवं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिसको हम हिंदी वर्णमाला में बड़ा आ कहते हैं, या बड़ी ई कहते हैं, या बड़ा ऊ कहते हैं, या जो हमारा री है, ये री तो हमारा लघु स्वर में आता है। ये हमारे सभी दीर्घ स्वर हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ऐसे हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और लघु स्वर में यही क्रम में छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये क्रम में आते हैं। और इसी क्रम में इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, जो हम लोग री से ऋषि पढ़ते हैं, उसे हम लघु स्वर में रखते हैं। इसके बाद बड़ा ऊ के बाद ए आए, ओ आए, ए आए, ओ और आओ, ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। स्वरों के क्रम में बेटा एक स्वर और होता है जो दीर्घ से भी विस्तृत होता है, जिसको हिंदी में प्लुत स्वर भी कहा जाता है। वैसे ये प्लुत स्वर मूल रूप से संस्कृत साहित्य में प्रयोग किया जाता है, एक तीसरा भेद है। लेकिन हिंदी में इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है, लेकिन संस्कृत में इसका उपयोग किया जाता है। और प्लुत स्वर को प्रयोग करने के लिए अक्षरों के बीच में इस प्रकार अंग्रेजी का चाहे यस कह दो, या अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में जो डा वर्ण होता है उसका प्रयोग किया जाता है।
लेकिन पढ़ने के लिए हम इसे अवग्रह भी कहते हैं। इस प्रकार ये प्लुत स्वर कहे जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में जैसे अब एक उदाहरण हम समझ सकते हैं, जैसे ओम लिखा जाता है तो ओम को इस क्रम में लिखा जाता है, और यहाँ पर इस क्रम में ओम लिखा जाता है। इसके पढ़ने का ढंग क्या होता है बेटा? इसके पहले जो हमारा वर्ण होता है उस पर जो मात्रा होती है उसी के क्रम में यह दीर्घ से भी बड़ा हो जाता है। जैसे हमारी दीर्घ स्वर पढ़ा जाता है उसके बाद ये प्लुत स्वर उससे बड़ा हो जाता है। हम पढ़ते हैं इसको, अगर जैसे यहाँ लिख दिया गया एड़ी एड़ी, लेकिन ये पढ़ा जाएगा ओम, अर्थात इस वर्ण का उच्चारण तो नहीं होता है, लेकिन यह अपने इस स्वर को प्रभावी बना देता है और अपने इस स्वर को ये बल प्रदान कर देता है। ये स्वर होते हैं। अगले क्रम में हमारे व्यंजन वर्ण आते हैं और व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया। व्यंजन के वर्ग हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण है। जैसे जो हमारी का की लाइन है उसको का वर्ग कहते हैं। इसमें का, खा, गा, घा ये हमारे वर्ण आते हैं। ये अभी तुम लोगों का प्रारंभिक स्तर है और ये इंग्या। इस प्रकार का वर्ग है, ऐसे चा वर्ग है, फिर चा वर्ग के बाद टा वर्ग है, टा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, और फिर उसके बाद हमारा पा वर्ग है। इस प्रकार ये हमारे 5 वर्ग कहे गए हैं। सब में 5-5 वर्ण हैं। लेकिन जो हमारे या, रा, ला ये जो हमारे वर्ण उत्पन्न होते हैं इनको इन वर्गों से अलग रखा गया है ज्ञातक के। ये कुछ ऊष्म होते हैं, कुछ अंतस्थ होते हैं और इनमें कुछ संयुक्त व्यंजन वर्ण भी होते हैं। और ये जो हमारे वर्ग हैं, जैसे यहाँ चा वर्ग को हम च, छ, ज और झा इस प्रकार हम इसे पूर्ण कर लेते हैं। टा, ठा, डा, ये एक आधारभूत हमारा ज्ञान है हिंदी ग्रामर के लिए। टाठा और ये फिर ता जो हम सबको होना चाहिए। दा, धा और ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और मा। जब कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं तो ये व्याकरण के इसको हम कहते हैं वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा और पंचम वर्ण। ये 5 वर्ण होते हैं। जब हम व्याकरण के क्रम में पढ़ते हैं, संधियों के क्रम में, तो हम इनका उपयोग आगे भी देख लेते हैं। हाँ, जो हम लोग रीडिंग करते हैं या कि जो हम पढ़ते हैं उनके में हमें पढ़ने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है उस प्रयत्न में हमारे शरीर के 5 अंग कार्य करते हैं। 5 अंग जो कार्य करते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो व्याकरण है वो संस्कृत साहित्य से निकला हुआ है। उसका जनरेशन संस्कृत साहित्य से है। तो ऑलरेडी ये बहुत ही रिच है और वास्ट है, बहुत बड़ा है। 5 अंगों में देखिए बेटा, हम लोगों ने साइंस में एक पढ़ा होगा, हिंदी में उसको हम कंठमणि कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एडम्स एप्पल कहा जाता है, जो हमारे गले में पाया जाता है। कंठमणि या हिंदी में एडम्स, इंग्लिश में एडम्स एप्पल ऐसे लिखा जाता है। सबके गले में एक उभार जैसा होता है अगले भाग में, और लड़कों में ये बराबर दिखता है, बल्कि बालिकाओं में ये कम दिखता है। यहाँ पर ये सपाट रूप में पाया जाता है
कंठमणि। इसके बाद हमारा जो दूसरा हिस्सा भाग लेता है वो होता है तालु, जो हमारे मुंह में ऊपरी भाग में होता है। नंबर 3 पर होता है मूर्धा। मूर्धा हमारे मुंह के अंदर के भाग है, जिसमें जहां पर हमारे दांत के ऊपरी जबड़े होते हैं उसके हिस्से को कहते हैं। तो कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, और फिर इसमें चौथा भाग जो हमारा लेता है सहयोग, वो होते हैं दंत यानी दांत। और 5वें क्रम में हमारे जो होंठ हैं यानी ओष्ठ, ये हमारे स्वर यंत्र को संचालित करने के लिए, जहां से हमारे हिंदी व्याकरण या हिंदी वाचन के लिए, पढ़ने के लिए, हम ये कह दो हम रीडिंग के लिए जिन अपने शरीर में अपने कंठ से लेकर वाणी निकालने तक जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें इतने प्रतिभागी होते हैं। कंठ से हमारा वायु विच्छेदन होता है, हवा भर लेते हैं, और उसके क्रम में कंठ के बाद वो हमारे तालु को स्पर्श करती है। फिर मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 भाग उस शरीर को के सहयोग के द्वारा हमारे स्वर, हमारे व्यंजन का उच्चारण होता है। और जिह्वा भी 6ठे क्रम में, जिह्वा भी इनमें अपना सहयोग करती है। ये हमारे हिंदी साहित्य का जो भाषा साहित्य है उस आधार पर ये व्याकरण में इतना है। और अभी तक हमने जो पढ़ा था कि जो हमारा संस्कृत हिंदी का संस्कृत का जो व्याकरण है एक दूसरे पर आधारित है। तो अभी तुम लोगों को यहाँ पर नॉर्मली रीड करना है और ध्यान भी देना है कि किस प्रकार हम अपने प्रश्नों को और अपने ज्ञान को उन्नत कर सकते हैं। और व्यंजन क्या कहते हैं? व्यंजन एक ऐसा वर्ण है जिसमें के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, अगर हम स्वरों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्योंकि उनका उच्चारण हमारे पढ़ने के अनुसार कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो भले ही लेटेस्ट इंग्लिश में हो, लेकिन उसका जो रिसाइटेशन होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो हिंदी मिश्रित होता है। जैसे हम लोग जो हिंदी में का लिखते हैं तो का के साथ हमारे पास आ की ध्वनि आती है। का ये वर्ण जो इस प्रकार से लिखा जाता है का प्लस आ, तो ये जो हमारे व्यंजन हैं बिना किसी दूसरे स्वर के साथ सब में ये आ का लघु स्वर पाया जाता है। हम का से लेकर ज्ञा तक किसी भी वर्ण को रीड करेंगे, किसी भी वर्ण की को पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि उसमें अंतिम वर्ण में आ की ध्वनि आती है या आ का स्वर आता है। लेकिन जब तक हम आ के स्वर का उच्चारण नहीं करते, हमारा हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो, दोनों में इस वर्ण को आधा ही माना जाता है और आधे अक्षर को हम पढ़ नहीं सकते। तो हमने ये मात्राएं पढ़ ली। और इसी स्वरों के क्रम में एक आता है अनुस्वार या अनुनासिक। अनुस्वार या अनुनासिक। और इन अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों को पढ़ने के लिए हम नासिका का प्रयोग करते हैं। हमारे नासिका भाग में कंपन या त्वरा होता है, जिनके सहायता से हमारे ये अनुनासिक वर्ण उत्पन्न होते हैं। और इसमें अभी जो हमने पढ़ा कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ण हैं, इन 5 के पंचम वर्ण, जैसे ये
का के में या होता है, चा में या होता है, टा में रा होता है, ता में ना होता है और पा में मा होता है। ये जो हमारे 5 वर्ण हैं ये अनुनासिक कहलाते हैं। और इसी क्रम में हमारा जो अन है, अन का वर्ण है अंगूर, ये भी अनुनासिक के क्रम में उपयोग किया जाता है या पढ़ा जाता है। इन्हें हम नासिका वर्ण कहते हैं क्योंकि उनके उच्चारण में अन का उच्चारण होता है। फिर अनुनासिक अनुस्वार के बाद अगले क्रम में हम स्वर के क्रम में पढ़ते हैं विसर्ग। जो हमारा विसर्ग है वो जो हमारी वर्णमाला में अह का वर्ण है, इस वर्ण से प्रयोग किया जाता है। वैसे इसका इन बिंदुओं का उच्चारण आधे हा के रूप में होता है। ये हमारा आधा हा है। जैसे का के साथ अगर हम लिखते हैं तो का, या हमने हिंदी में और भी शब्द पढ़े हैं जैसे प्रातः, अतः, इन शब्दों में हम विसर्गों का प्रयोग पढ़ना सीख लेते हैं कि ये विसर्ग के रूप में, या पुनः इन शब्दों को हम विसर्ग पढ़ते हैं। और जब हम इनको पढ़ लेते हैं उसके अगले भाग में हमारे लिए अगले जो क्रम में है अनुस्वार और विसर्ग, और ये जो हमारे वर्ण है, अभी जो हमने पढ़ा था जो वर्णमाला है, और ये जो वर्ण है, वर्ण हमारे शब्द की सबसे छोटी इकाई है। शब्द की सबसे छोटी इकाई है। और जब शब्द की सबसे छोटी इकाई है तो शब्द क्या है, देखिए जैसे हमने साइंस में पढ़ा है कि मानव संरचना की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है या सेल होती है, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई हमारी वर्ण होती है। और इस प्रकार जब वर्णों का मेल हो जाता है, सो मेनी वर्ण सबसे छोटी इकाई है। और जो हमारा ये शब्द है, शब्द क्या है, शब्द कहते हैं सार्थक वर्णों का मेल, सार्थक वर्णों का मेल। सार्थक वर्णों के मेल से स्वर शब्द बनता है। सार्थक शब्दों के मेल से हमारा, एक मिनट सॉरी, सार्थक जो वर्णों के मेल लिखना है, सार्थक वर्णों के मेल से या उनको हम जब एक दूसरे को मिलाते हैं या उनको ज्वाइंट करते हैं तो हमारे शब्द के मेल से, सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हमें इस प्रकार शब्दों के विषय को जान लेना चाहिए और फिर आगे हम वाक्यों के बारे